मानव इतिहास की शुरुआत से ही हम आसमान की तरफ देखकर हैरान होते आए हैं। हमारे पूर्वजों के अनुमान और आधुनिक विज्ञान की मदद से हम ये जान पाने में सफल हो पाए कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी जगह आखिर कहाँ पर है। लेकिन खुद को जान पाने का ये सफ़र बहुत ही लंबा रहा। एक वक्त ऐसा भी था जब धरती ब्रह्मांड का केंद्र मानी जाती थी और सभी का ये मानना था कि सूर्य और अन्य जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो धरती के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यदि कोई इस तथ्य को गलत ठहराने की कोशिश करता तो उसको कड़ी सज़ा दी जाती थी, क्योंकि प्राचीन रोम में ये माना जाता था कि इस पर सवाल खड़ा करना भगवान को चुनौती देना है। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ सामने आ गया। तो चलिए आज हम करवाते हैं आपको पूरे ब्रह्मांड का सफ़र, जहां हम अपने घर से लेकर वहां तक का सफ़र तय करेंगे जहां तक अभी इंसान और हमारा विज्ञान पहुंच चुका है। इस सफ़र की शुरुआत हम अपने घर यानी कि पृथ्वी से करेंगे। हमारी पृथ्वी जहां हम रहते हैं वो ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है और जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम किसी देवता के नाम पर नहीं है। पृथ्वी के बाद चलते हैं हम अपनी अंतरिक्ष के सबसे नज़दीकी पिंड और हमारी धरती का एकमात्र चंद्रमा पर, जहाँ पर धरती के जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, ना पानी, ना वातावरण और ना ही जीवन। ऐसा माना जाता है कि चांद का जन्म आज से 4.5 अरब साल पहले धरती पर एक मंगल ग्रह जितना एक बड़े पिंड के टकराने से हुआ था। उस टक्कर से निकला मलबा धीरे धीरे इकट्ठा हुआ और आगे चलकर पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते हमारी धरती का चांद बन गया। दोस्तों, हमारा सूर्य हमारे सौरमंडल की सबसे बड़ी शक्ति है और धरती पर जीवन के लिए जिम्मेदार है, और इसके प्रकाश से ही हमारा 8 ग्रहों का सौरमंडल प्रकाशित है। इसकी ग्रेविटी के प्रभाव से ही हमारी समूची सौर व्यवस्था टिकी हुई है, जिसकी शुरुआत सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध से शुरू होती है। बुध ग्रह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। इसकी सतह बिल्कुल हमारे चांद की तरह ही नज़र आती है, जो साबित करता है कि ये भूवैज्ञानिक रूप से अरबों सालों तक बेजान रहा होगा। अब तक हमारी पृथ्वी के 2 अंतरिक्ष यान बुध पर जा चुके हैं। बुध ग्रह के लगभग 50% हिस्से का मैप बनाया जा चुका है, लेकिन सूर्य के बहुत नज़दीक होने की वजह से और अत्यधिक प्रकाश और चकाचौंध की वजह से हबल टेलीस्कोप इसके बाकी हिस्से का नक्शा नहीं बना पाती। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार, बनावट, गुरुत्वाकर्षण कुछ पृथ्वी की तरह ही है। वेनस एसिड से भरे बादलों की मोटी चादर से ढका है, जिसकी वजह से इसकी सतह हमें धरती से नज़र नहीं आती। इसकी सतह पर काफ़ी मात्रा में ज्वालामुखी मौजूद है। 100 किलोमीटर के दायरे में आपको 150 बड़े बड़े ज्वालामुखी देखने को मिल जाएंगे। शुक्र की ऊपरी सतह पर भारी मात्रा में बादल होने के बावजूद इस पर बारिश नहीं होती। हालांकि सतह से कुछ किलोमीटर ऊपर तेजाब की बारिश होती है, लेकिन वो सतह से 25 किलोमीटर ऊपर ही भाप बन जाती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि अरबों सालों पहले इसकी सतह पर पर्याप्त पानी मौजूद था, जो समय के साथ भाप बनता रहा और एक अलग तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ। शुक्र में जीवन नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके निचले और बीच के बादलों की परतों में रहने लायक माहौल मौजूद है। इसके बाद चलते हैं मंगल की तरफ। दोस्तों, 1965 में भेजे गए मैरिनर 4 से अब तक भेजे गए सभी मंगलयानों से मिली जानकारी हमें ये बताती है कि सौरमंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल पर जीवन और पानी होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर मंगल को वैज्ञानिक इस नज़र से देखते हैं कि भविष्य में
इस पर बस्ती बसा पाएंगे या नहीं। हमारे सफ़र में उसके बाद आता है एस्ट्रॉयड बेल्ट, जो मार्स और जुपिटर के बीच रहकर सूर्य के चक्कर लगाता है। बृहस्पति यानी कि जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये अपने 4 बड़े और दर्जनों छोटे चंद्रमा के साथ जुपिटर अपने आप में एक छोटे सोलर सिस्टम की तरह है। यदि सौर व्यवस्था के बाकी सारे ग्रहों को मिला लिया जाए तब भी वो जुपिटर का सामना नहीं कर पाएंगे। इसकी सतह पर एक रेड स्पॉट है। भयंकर तूफान से बना ये लाल धब्बा हमारी धरती से करीब 3 गुना बड़ा है। अनुमान है कि बृहस्पति ग्रह का ये तूफान पिछले 350 सालों से नहीं थमा। शनि अपने शाही छल्लों से घिरा हुआ है और सौर मंडल में सबसे खूबसूरत नज़र आता है। ये छल्ले बर्फ़ के कणों से मिलकर बने हैं और शनि की सतह से ऊपर लाखों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। कुल 62 चंद्रमा शनि के चक्कर लगाते हैं, जिनमें से टाइटन सबसे बड़ा और वायुमंडल को कैद करके रखने वाला सोलर सिस्टम का एकमात्र चंद्रमा है। इसके बाद आते हैं यूरेनस और नेपच्यून। ये दोनों सौर मंडल के सबसे बाहरी ग्रह हैं, जो हमारे पूर्वजों की जानकारी से बाहर थे और इनका पता इंसानों को टेलीस्कोप की खोज के बाद ही लग पाया। ये दोनों सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह हैं। इन ग्रहों से भी आगे है कुइपर बेल्ट, जो मार्स और जुपिटर के बीच की एस्ट्रॉयड बेल्ट से 20 गुना चौड़ी और 200 गुना ज़्यादा फैली है, जिसमें लाखों की संख्या में खगोलीय वस्तुएं मौजूद है, जो ठंड से जमे पानी, मीथेन और अमोनिया की बनी है। इनमें से एक हमारा ग्रह भी है, जिसका नाम है प्लूटो। लेकिन वैज्ञानिकों ने प्लूटो को 2006 में सौरमंडल के ग्रहों की लिस्ट से बाहर कर दिया। और इससे भी आगे है मानव इतिहास का सबसे महान यान वॉयेजर 1। वॉयेजर 1 अपने 40 सालों के इतिहास में हमारे सौरमंडल से भी बाहर जा चुका है। ये हमारी पृथ्वी से 19 अरब किलोमीटर दूर है और यहीं से हमारा सौरमंडल लगभग खत्म हो जाता है और सूर्य एक सामान्य तारे के जैसा दिखाई देता है। अब तक के सफ़र में हम पृथ्वी से इतने दूर आ चुके हैं कि प्रकाश को भी यहाँ पहुँचने में 1 साल लग जाते हैं। लेकिन यहाँ भी सूर्य की ग्रेविटी का असर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अरबों की संख्या में कुछ छोटे छोटे कॉमेट्स अब भी सूरज के खिंचाव की वजह से बने हुए हैं। कॉमेट्स का विशाल बादल यहाँ से हमारे सौरमंडल को घेरे हुए है, जिसको हम ओट क्लाउड के नाम से जानते हैं। ओट क्लाउड एक ऐसा विशाल बादल है जहाँ एक कॉमेट से दूसरे कॉमेट की दूरी करोड़ों किलोमीटर में है। इसलिए ओट क्लाउड वाकई में है या नहीं, इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन ये सिर्फ वैज्ञानिकों का मत है। माना जाता है कि ये बादल हमारे सौरमंडल की गुरुत्वाकर्षण सीमा पर है, जिसके बाद सूरज का खिंचाव बहुत कम रह जाता है और यहीं पर हमारे सोलर सिस्टम का भी अंत हो जाता है। लेकिन ब्रह्मांड का सफ़र तो अब शुरू हुआ है। इसके बाद ऐसी जगह आती है जहां हम इंसानी आँखों से कुछ नहीं देख सकते। हमको वहां अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, इसलिए वहां हमको इंफ्रारेड विज़न की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमको वे प्लैनेट्स भी दिखाई देंगे जिन तक किसी तारे की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जिनको हम रोग प्लैनेट कहते हैं। ये उस तरह के प्लैनेट होते हैं जिनका कोई तारा नहीं होता और जो इस अंधेरे में अकेले भटक रहे होते हैं। हमारी गैलेक्सी में ऐसे ग्रहों की संख्या करोड़ों में हो सकती है। ये प्लैनेट परिवार के उन सदस्यों की तरह है जो बनने के समय अपने साथियों से बिछड़ गए थे। ये रोग प्लैनेट भले ही ऊपर से बर्फ़ की मोटी चादर से ढके हो, लेकिन इनके केंद्र में पानी का विशाल समुद्र भी हो सकता है और क्या पता इन पर जीवन किसी और तरीके से सांसें ले रहा हो। इससे भी आगे जाने पर फिर हमको दिखती है हमारी आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे। आकाश गंगा में चमकता हर एक बिंदु अपने आप में एक विशाल तारा है और हम हमारी गैलेक्सी में
एक छोटे से बिंदु पर मौजूद है, यानी गैलेक्सी के केंद्र से 30,000 लाइट ईयर्स दूर। और यहाँ पर हमारे सफ़र का एक और पड़ाव ख़त्म होता है। उसके बाद उससे बाहर जाएं तो हम इतनी दूर चले जाएंगे कि प्रकाश को भी यहाँ आने में हज़ारों साल लग जाएंगे। और यहाँ से हम अपनी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा को भी देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा बहुत तेज़ी से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रही है और करीब 4 अरब साल बाद ये आपस में टकरा जाएगी। ऐसे ही बहुत सारी छोटी बड़ी गैलेक्सियाँ आपस में मिलकर एक लोकल ग्रुप बनाती है। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि हम यहाँ से अपनी तरफ की गैलेक्सी को ढूंढ भी नहीं सकते। अगर आप इनको देखकर हैरान हैं तो ये जानकर आप और भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसे ही हज़ारों लोकल ग्रुप मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। यानी एक सुपर क्लस्टर में हज़ारों गैलेक्सीज़ के लोकल ग्रुप हो सकते हैं। और यहाँ पर आकर हमें प्रकाश का जो छोटा सा बिंदु दिखाई देता है वो अपने आप में एक पूरी गैलेक्सी है, जिनमें हर गैलेक्सी में अरबों की संख्या में तारे समाये हुए हैं। करोड़ों पिंड, दर्जनों प्लैनेट्स और कॉमेट्स जो एक तारे की परिक्रमा करते हैं उसको कहते हैं सौरमंडल। और न जाने कितने करोड़ों सौरमंडल को मिलकर बनती है हमारी आकाशगंगा। और अरबों आकाशगंगाओं से मिलकर बनता है एक सुपर क्लस्टर। और इसके बाद भी हम इस सुपर क्लस्टर को अपने ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा मानते हैं, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों से भी ज़्यादा सुपर क्लस्टर होने की संभावना है। करोड़ों सुपर क्लस्टर मिलकर बनाते हैं हमारा ब्रह्मांड, जिसको हम ज्ञात ब्रह्मांड भी कहते हैं। और यहीं पर हमारे विज्ञान की भी सीमा समाप्त हो जाती है। इससे आगे न तो हम जानते हैं और न ही हम देख सकते हैं। ज्ञात ब्रह्मांड में खरबों की संख्या में गैलेक्सी समाई हुई है और इसका व्यास 91 अरब प्रकाश वर्ष है। यानी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश को पहुंचने में 91 अरब साल लग जाएंगे। लेकिन ये केवल ज्ञात ब्रह्मांड का साइज है। पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये किसी को नहीं पता। कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्मांड यहीं पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये विशाल ब्रह्मांड समुद्र में तैरती हुई एक बूंद की तरह है, जहाँ इसके जैसे और ब्रह्मांड होने की संभावना भी हो सकती है, जिनका कोई अंत नहीं है। जब 2 या 2 से अधिक ब्रह्मांड मिलते हैं तब हम इस सिद्धांत को मल्टीवर्स कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक अंदाज़ा है जो गलत भी हो सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इसको देखकर तो हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारा वजूद ही कहाँ है। जब ब्रह्मांड से हमारा सूर्य भी एक धूल के कण से छोटा नज़र आता है, वहाँ हमारा वजूद क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।